नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया न्यूज़ के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेपाल के बारे में हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं और यह भी सुन रहे हैं कि चीन के राजदूत की दखलंदाजी से अब नेपाल भी चिढ़ गया है। नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांकी पिछले दिनों राजनीतिक मतभेदों से जूझ रही सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को संभालने में काफ़ी व्यस्त रही हैं, लेकिन उनकी अति राजनीतिक सक्रियता नेपाल में बहुत से लोगों को अब नागवार गुजर रही है। नेपाल के कुछ अखबारों ने पिछले हफ्ते अपने संपादकीय लेखों में राजदूत हाओ यांकी और चीन की देश की घरेलू राजनीति में दखल देने के लिए आलोचना की है। ऐसी रिपोर्ट भी है कि छात्रों के एक गुट ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी किया है। साल 2018 में देश की दो प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियों ने विलय के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। एनसीपी को शुरू से ही एक ऐसे गठबंधन के तौर पर देखा जाता रहा है जो कभी भी बिखर सकता है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इस विलय ने नेपाल के दो पुराने प्रतिद्वंदियों खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को एक मंच पर ला दिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर जिस तरह से सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा है, उसने पार्टी को बिखरने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। दाहाल और उनके समर्थकों ने ओली से प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की मांग की है, लेकिन ओली मैदान में बने हुए हैं। उन्होंने भारत पर उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश करने के बेबुनियाद आरोप भी लगाए हैं। दोनों नेताओं के बीच सार्थक बातचीत की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम रही है। हालांकि इस बीच चीन की राजदूत हाओ यांकी ने पार्टी को बिखरने से रोकने के लिए अपनी कोशिशें लगातार जारी रखी हैं। उन्होंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की और यहां तक कि चीन का संदेश लेकर वो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी मिलने गई। हाओ यांकी की इस सक्रियता को नेपाल की घरेलू राजनीति में दखल के रूप में देखा जा रहा है और एनसीपी ने चीन की तरफ से किसी दखलंदाजी की बात से इनकार किया है, लेकिन बहुत से लोग एनसीपी की सफाई से संतुष्ट नहीं दिखते। इस पर नेपाली अखबारों की भी प्रतिक्रियाएं बहुत सख्त भाषा में आई। नेपाली भाषा के अखबार नया पत्रिका ने बुधवार को अपने संपादकीय लेख में लिखा कि चीन धीरे धीरे नेपाल की घरेलू राजनीति में अपने माइक्रो मैनेजमेंट का दायरा बढ़ा रहा है। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मतभेदों को सुलझाने के लिए चीनी राजदूत का सक्रिय होना द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीतिक संबंधों दोनों के ही लिहाज से ठीक नहीं है। एक और नेपाली अखबार नागरिक ने भी नया पत्रिका की तर्ज पर अपनी बात रखी है। अखबार लिखता है कि ऐसा लगता है कि नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल ना देने की अपनी पुरानी नीति से चीन पीछे हट गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी सत्ता संघर्ष में राजदूत हाओ यांकी की सक्रियता को सामान्य बात नहीं माना जा सकता है। इससे पता चलता है कि हम अभी तक स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पाए। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और अजीब बात यह भी हुई कि नेपाल के विदेश मंत्रालय को राजदूत हाओ यांकी की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से हुई मुलाकात के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। कुछ अधिकारियों ने अंग्रेजी अखबार काठमांडू पोस्ट से कहा कि राजदूत हाओ यांकी का ऐसा करना कूटनीति के नियमों के खिलाफ था। एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने के शर्त पर यह भी कहा, काठमांडू पोस्ट से कहा था कि कूटनीतिक आचार संहिता के तहत ऐसी मुलाकातों के समय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को वहां मौजूद होना चाहिए। चूंकि इस मीटिंग का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए हमें नहीं मालूम कि वहां किन मुद्दों पर और क्या क्या बात हुई है। चीन की राजदूत हाओ यांकी की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से हुई मुलाकात को रूटीन मीटिंग बताया गया। हालांकि विशेषज्ञ इत्तेफाक नहीं रहते। विशेषज्ञों के मुताबिक नेपाल की राजनीति में चीन की बढ़ती दिलचस्पी को लेकर केवल प्रेस और मीडिया शिकायत कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं, विदेश नीति मामले के जानकार और यहां तक कि छात्र भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के चेयरमैन कमल थापा ने ट्वीट किया और कहा, क्या रिमोट कंट्रोल से चल रहा है कोई लोकतांत्रिक गणराज्य? नेपाली लोगों का क्या फायदा कर सकता है? नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री कमल थापा की टिप्पणी से ये साफ था कि वो राजदूत हाओ यांकी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से हुई मुलाकात का हवाला दे रहे थे और पूर्व कूटनीतिक रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों को
देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखने वाले विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि घरेलू राजनीतिक विवाद को सुलझाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाना असामान्य बात है। नेपाल के लिए पारंपरिक रूप से ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है, भारत में नेपाल के राजदूत रह चुके लोकराज बराल ने नेपाली टाइम्स से कहा, कुछ साल पहले नेपाल में भारत जिस तरह से दखल देता था, चीन आज वही कर रहा है। चीन अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नेपाल की राजनीति के माइक्रो मैनेजमेंट की दिशा में काम कर रहा है। चीन मामलों के विशेषज्ञ रूपक सबकोटा इस मामले को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि चीन नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार देखना चाहेगा। थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कार्यकारी निदेशक रूपक सबकोटा कहते हैं कि इस वक्त ये मुलाकात हालात का जायजा लेने के लिए की गई होगी। मुझे नहीं लगता कि सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर उनकी कोई पसंद या नापसंद होगी। आपको एक और अखबार है द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी छात्रों के एक ग्रुप ने इस हफ्ते की शुरुआत में चीनी राजदूत के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया था। वे चीनी राजदूत से नेपाल के मामलों से दूर रहने की मांग कर रहे थे। चीन के विदेश नीति के जानकारों का कहना है कि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता संघर्ष को खत्म करने की हाओ यांकी की कोशिश चीन की आक्रामक विदेशी नीति का हिस्सा है। पिछले 5 सालों से चीन हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से देश में पांव पसारने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा है। नेपाल में चीनी राजदूत हाओ यांकी की बढ़ती सक्रियता ने भारत के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। साल 2018 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ओली ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाई है। वे भारत को नीचा दिखाने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेपाल में बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रधानमंत्री ओली ने एक देश की कीमत पर दूसरे देश का पक्ष लिया है। उनकी चिंता है कि इससे राजनीतिक रूप से अस्थिर और आर्थिक तौर पर कमजोर नेपाल की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। विदेश नीति का ये असंतुलन माई रिपब्लिका अखबार से विपक्ष के एक राजनेता ने कहा कि किसी एक देश का पक्ष लेते समय ओली सरकार को विवेक से काम लेना चाहिए। अगर हम इस बहुध्रुवीय दुनिया में हम किसी एक शक्ति का पक्ष लेते हैं तो विदेश नीति का ये असंतुलन लंबे समय तक हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के अस्थायी प्रतिनिधि रह चुके दिनेश भट्टाराई एक कदम और आगे बढ़कर चेतावनी देते हैं कि अगर चीन को नेपाल की राजनीति में गहराई से उतरने का मौका लगा तो इसके उल्टे नतीजे हो सकते हैं। तो ये था जो चीन के मामले में जो दिलचस्पी जो नेपाल के मामले में चीन के राजदूत की दिलचस्पी है। अब तो पूरी तरह से दुनिया के सामने जग जाहिर है। अब भी अगर नेपाल इस बात को नहीं समझता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।